हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज अपने बायोलॉजी में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं, सबसे पहले अपने उनकी बात करते हैं और फिर इनको एक एक करके अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो पहला टॉपिक अपने को देखना है वो है श्वसन की परिभाषा और श्वसन के प्रकार। जो पहले दो टॉपिक हैं, देखिए कॉमनली बच्चे ये आइडिया लगाते हैं कि O2 को ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर छोड़ना। जब मानव श्वसन तंत्र में इसको पढ़ते हैं अपने, तो O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना, इसको श्वसन कहते हैं। नहीं बच्चों, O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना ये स्वातन, वेंटिलेशन या इसको ब्रीथिंग, सांस लेना बोलते हैं। श्वसन में और सांस लेना ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। सांस लेना श्वसन का एक पार्ट है, जो भी अपने आगे भी डिस्कस करेंगे इसमें अपने। तीसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो है मानव का श्वसन अंग और श्वसन तंत्र, यानी श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे। श्वसन अंग में अपने दो तरह के अंग देखेंगे, एक तो सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं, और दूसरे जो हैं वो मुख्य अंग या मौलिक अंग, जिसमें अपने अपने लंग्स जो हैं, फेफड़े, इनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर अपना जो टॉपिक आता है वो आता है श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर अपने किस प्रकार O2 को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार CO2 को बाहर निकालते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें अपनी हेल्प करते हैं, ये अपने इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है अपना इसमें वो है श्वसन संबंधी आयतन, रेस्पिरेशन रिलेटेड वॉल्यूम। तो इसमें अपने श्वसन से संबंधित कुछ आयतन हैं अपने पास, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर श्वसन संबंधी क्षमताएं, श्वसन संबंधी क्षमताओं का मतलब है कि हमारे फेफड़ों में कितनी क्षमता होती है कि कितनी एयर को वो अपने अंदर रख सकते हैं, कितनी अपने बाहर निकालते हैं, कितनी इनटेक करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर अगला टॉपिक अपना जो 7वां नंबर इसमें है वो है कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसके बारे में अपने देखेंगे डिटेल में। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है श्वसन संबंधी रोग। ठीक है, यानी श्वसन से संबंधित जितने भी रोग है अपने वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुल 8 टॉपिक है अपने इस चैप्टर के अंदर, जिनको एक एक करके अपने को डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर की मैक्सिमम 2 वीडियो अपने बनाएंगे। आज के जो सेशन है अपना, आज का जो वीडियो है, इसके अंदर अपने श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, मानव श्वसन अंग व श्वसन तंत्र और श्वसन की क्रियाविधि, ये 4 टॉपिक आज अपने डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो 4 हैं ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं श्वसन की परिभाषा व श्वसन के प्रकार, यानी श्वसन कहते किसको हैं और ये कितने प्रकार का होता है मानव श्वसन तंत्र के संबंध में। ठीक है। श्वसन की परिभाषा व श्वसन के प्रकार को अपने एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, अपने जानते हैं कि अपने O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको इजीली ये समझ आ जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं। देखिए, सबसे पहले अपने यहाँ से शुरू करते हैं। अपने क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं बाहर से, वातावरण से। ये O2 हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है और फेफड़ों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है जिसको कहा जाता है कुपिका, ये जब अपने फेफड़े की संरचना देखेंगे आंतरिक तो वहाँ पढ़ेंगे, वो O2 जो ग्रहण की वो हमारे फेफड़ों की कुपिका तक पहुँचती है। कुपिका में जो रक्त कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, रक्त वाहिनियां प्रेजेंट होती हैं, जिनमें रक्त कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ से O2 जो है वो हमारे रक्त के अंदर डाल दी जाती है। ये O2 यहाँ से चलती है, हमारा रक्त इसको हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। जैसे ये हमारी ये कोई एक कोशिका या एक टिश्यू है, ये रक्त इस कोशिका के पास ले जाएगा और O2 किसको दे देगा, इस कोशिका को दे देगा। ठीक है। फिर से सुनिए, अपने O2 को इन्वायरमेंट से ग्रहण किया, वो हमारे फेफड़ों की कुपिका तक पहुंची। कुपिका से विसरण विधि द्वारा, ये जो है वो विसरण द्वारा O2 रक्त में प्रवेश करेगी। रक्त उसको परिसंचरण के द्वारा हमारी कोशिका तक या ऊतक तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है। इधर से अपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ये जो है बॉक्स बनाया है, ये एक तरह से मान लो अपनी आहार नाल है। आप बाहर से भोजन लेते हो, भोजन में आप जटिल कार्बनिक पदार्थ लेते हो, जटिल
कार्बनिक पदार्थ, और आहार नाल में आपको पता है इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, तोड़ा जाता है, जिसको अपने पाचन बोलते हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन हुआ और पाचित होकर आपने बनाया सरल कार्बनिक पदार्थ बनाए। ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं ये अवशोषण के द्वारा पहुंचते हैं किसके अंदर, इसको डाल दिया जाता है रक्त के अंदर। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में देख चुके हैं। जैसे ये सरल कार्बनिक पदार्थ जो हैं ये रक्त के अंदर डाले गए, रक्त इनको परिसंचरण के द्वारा पहुंचा देता है कहाँ पर, हमारी कोशिका में। तो कोशिका में दो चीज़ें आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक तो O2 आ चुकी है हमारे श्वसन तंत्र के थ्रू, और इधर से सरल कार्बनिक पदार्थ आ चुके हैं जिनको रक्त ने कोशिका या ऊतक तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, अब ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ आए हैं यहाँ पर, ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह जितने भी अमाइनो एसिड हैं, ये इन जटिल कार्बनिक पदार्थों से बने हुए सरल कार्बनिक पदार्थों का इस ऑक्सीजन द्वारा, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ये एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ अगर प्रेजेंस की बात करें तो इन सरल कार्बनिक पदार्थों को यहाँ तोड़ा जाएगा, इनका विघटन किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहाँ पर अपने पास 3 उत्पाद बनेंगे। एक तो यहाँ पर बनेगी ATP, अपने पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ सह उत्पाद के रूप में अपने पास बनेगी CO2, और एक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, ये जो CO2 है इसको विसरण द्वारा डाल दिया जाएगा किसके अंदर, रक्त के अंदर, और रक्त इस CO2 को यहाँ से लेकर चलेगा और किसको दे आएगा, यहाँ से ये CO2 जो है उसको लेके चलेगा ये, और हमारी कुपिकाओं के पास छोड़ आएगा। अब ये CO2 जो कुपिका के पास आई है इसको यहाँ से शरीर से बाहर पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है इससे अपने 2 चीज़ें पता लगेंगी अपने को। फर्स्ट, श्वसन की परिभाषा देखेंगे अपने, और साथ ही साथ श्वसन के प्रकार कैसे होते हैं, ये दोनों यहीं से इस डायग्राम से अपने को समझ आ जाएगा। ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए आपके, वैसे ये किसी काम का नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अपने श्वसन की परिभाषा की, तो श्वसन कहते किसको हैं। एक्चुअल में श्वसन जो होता है उसकी परिभाषा ये है, किसी कोशिका में सरल खाद्य पदार्थों के या सरल कार्बनिक पदार्थों के, किसी कोशिका में सरल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा या विघटन द्वारा ATP, CO2, जल आदि का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब बात करें श्वसन के प्रकारों की, तो आप एक चीज देखिए, गैसों का जो विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो 2 जगह हो रहा है। सबसे पहले कहाँ हो रहा है, ये फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिसको कहा गया कुपिका, और ये हमारा क्या है यहाँ पर जो रक्त है। तो एक तो गैसों का आदान प्रदान की जो सतह है वो यहाँ पर है, O2 यहाँ रक्त के अंदर छोड़ी जा रही है और CO2 यहाँ से कुपिका में रक्त के द्वारा डाली जा रही है। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, वातावरण से लेकर यहाँ तक का जो आदान प्रदान हो रहा है, इस श्वसन को कहा जाता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये O2 यहाँ से चली, अब ये O2 जो है, अब यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है ये किस किस के बीच में हो रहा है, रक्त और हमारी कोशिका या ऊतक के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, इस श्वसन को जिसमें O2 सेल के अंदर डाली जा रही है और CO2 यहाँ से ली जा रही है, इस श्वसन को कहा जाता है आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इस इंटरनल रेस्पिरेशन में या आंतरिक श्वसन में एक चीज और है, क्योंकि मैंने आपको बताया श्वसन की परिभाषा क्या थी, सरल जो कार्बनिक पदार्थ थे उनको तोड़कर ATP प्रोड्यूस की गई, सह उत्पाद के रूप में CO2 बनी और वाटर बना, जल बना अपने पास। ये जो श्वसन हो रहा है इस सेल के अंदर, इस श्वसन को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन, या इसको उत्तकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो मेनली जो श्वसन है वो 2 प्रकार का है अपने पास, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब अपने जो बात की थी जिसको अपने कहा था कि सांस लेना क्या होता है, वेंटिलेशन या संवातन जिसको बोलते हैं, तो ये प्रक्रिया देखिए, O2 को यहाँ फेफड़ों तक ले जाया गया और यहाँ से CO2 को बाहर छोड़ दिया गया। ये प्रक्रिया इतनी जो है, इतने वाली ये, इसको कहा जाता है संवातन, ब्रीथिंग या सांस लेना। तो आपको पता लग रहा होगा डायग्राम से कि ब्रीथिंग जो है वो बाह्य श्वसन में ही एक भाग है, एक पार्ट है, जबकि आंतरिक श्वसन इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये कौन सा,
कोशिकीय श्वसन, जिसको अपने सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और या इसको उत्तकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अपने को यहाँ से पता होनी चाहिए। श्वसन की परिभाषा पता होनी चाहिए। बाह्य श्वसन किसको कहते हैं? तो बाह्य श्वसन वातावरण से फेफड़ों तक और फेफड़ों की जो कुपिकाएं हैं वो रक्त कोशिकाओं के साथ जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, उसको कहा जाता है बाह्य श्वसन। और यहाँ पर रक्त और कोशिका के बीच पहले तो आदान प्रदान हुआ, इसको तो आपने आंतरिक श्वसन बोल दिया। और कोशिका के अंदर जो खाद्य पदार्थों को तोड़ा गया, जिससे क्या प्रोड्यूस की गई, ATP, CO2, H2O, उसको कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। अब ये कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का हो सकता है। अगर तो ये O2 की प्रेजेंस में होता है, यानी खाद्य पदार्थों का जो तोड़ा जाना है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तब तो इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और अगर ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, अनुपस्थिति में होती है, तब इसको कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो है ये जंतुओं में और पादपों में पाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है, जबकि अनॉक्सी श्वसन जो है ये कुछ जीवाणुओं में पाया जा सकता है। मनुष्य में ये तब हो सकता है जब अपने कोई कठिन काम करते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं अगर उनके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, उतनी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जरूरी है, तो हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं। और जब अनॉक्सी श्वसन होगा तो प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे ये नहीं बनेंगे। ठीक है। ये अपने चैप्टर नंबर जब 10th करेंगे, अपने उधर चैप्टर नंबर 11th करेंगे बॉटनी में, तब वहां पर अपने ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में वहां डिटेल में देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र में जितना अपने को पता होना चाहिए वो श्वसन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, श्वसन के प्रकार में बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होता है, ये इतना कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। अब अपने डिस्कस करते हैं जो अपना तीसरा टॉपिक था आज का, श्वसन अंग व श्वसन तंत्र में। सबसे पहले बात करें अगर श्वसन अंगों की, और यही श्वसन अंग आगे मिलकर जो है वो किसका निर्माण करेंगे, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन अंग मैंने आपको बताया ये दो प्रकार के अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले अपने को पढ़ने हैं सहायक अंग, और दूसरे नंबर पर अपने जो मौलिक अंग या मुख्य अंग हैं उनके बारे में अपने इसको डिस्कस करेंगे। और मुख्य अंग में हमारे जो एक जोड़ी लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनको अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले सहायक अंगों में इनकी बात करते हैं कि कौन कौन से सहायक अंग हैं जो मानव के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनको अपने एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सहायक अंगों में अंग आते हैं वो हमारे पास हैं बाह्य नासा छिद्र। इसके बारे में सिंपल अपने को पता होना चाहिए कि बाह्य नासा छिद्र जो हैं ये एक जोड़ी होते हैं, अंडाकार होते हैं, और इनके द्वारा ही जो मानव वो किसी भी गैसेस जो हैं O2 उनको ग्रहण करता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये बाहर की ओर जो दिख रहे हैं दो छिद्र जो हैं इन्हीं को कहा जाता है बाह्य नासा छिद्र। एक जोड़ी है, ओव्यूल शेप्ड होते हैं, अंडाकार हैं, और इन्हीं के द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर पर सहायक अंगों में जो दूसरे नंबर पर संरचना आती है वो है नासा गुहा या नासा मार्ग। ये बाह्य नासा छिद्र जो हैं ये अंदर की ओर किस में खुलेंगे, नासा गुहा या नासा मार्ग में खुलेंगे। ये जो अंदर पूरा ये पार्ट है अंदर की ओर, इसको नासा मार्ग या नासा गुहा कहते हैं। सबसे पहली बात, इस नासा गुहा या नासा मार्ग को नेजल सेप्टम, नासा पट जिसको बोलते हैं, ये नेजल सेप्टम इसको दो भागों में बांटता है। ये अंदर की ओर आपको दिख पता लग रहा होगा ये दो पार्ट हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो नेजल सेप्टम जो है इनको अंदर की ओर दो भागों में डिवाइड कर देता है। दूसरी बात, ये नासा गुहा के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने लिए, एक तो हल्के रोम पाए जाते हैं छोटे छोटे, और साथ ही अंदर का जो ये इन्वायरमेंट है इसमें वो नम बना रहता है, और वो नमी रहती है किसके कारण, श्लेष्मा के कारण। ठीक है। तो रोम जो है, रोम का काम तो जब अपने एयर को इनटेक करते हैं तो उस एयर के वायु के साथ अगर कोई धूल धुएं के कण आ गए तो ये उनको वहीं रोक लेते हैं। हमारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं, आगे के जो भाग हैं श्वसन तंत्र के, वहां पर जाने से रोकने का काम करेंगे। ठीक है। श्लेष्मा, ये श्लेष्मा कहाँ से आया,
ये नासा गुहा का जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक जो भित्ति है, जो उपकला जिस उत्तक की बनी हुई है, उस उपकला उत्तक को कहा जाता है रोमाबी कूट स्तरित उपकला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू वाले चैप्टर में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये रोमाबी कूट स्तरित उपकला उत्तक जो है, इसमें पाई जाती है कोशिकाएं जिनको कहा जाता है कलश कोशिकाएं या गॉबलेट कोशिकाएं। और वो गॉबलेट कोशिकाएं जो हैं वो स्त्रावित करती हैं यहाँ पर श्लेष्मा, जो इसके अंदर के एनवायरनमेंट को, वातावरण को नम बनाने का काम करता है। अब इस नम बनाने के पीछे रीजन क्या है वो सुनिए। हमारा नासा मार्ग जो है वो अंदर से टर्बाइनल यानी कि घुमावदार अस्थियों का बना होता है। टर्बाइनल अस्थियों के कारण ये कैसा होता है, घुमावदार होता है थोड़ा। अब जैसे ही अपने एयर को अंदर इनटेक करते हैं तो उस घुमावदार भागों में एयर जो है जब घूमेगी तो वहां पर वो किसके कांटेक्ट में आती है, वहां पर पाई जाने वाली श्लेष्मा के कांटेक्ट में आती है। और ये श्लेष्मा उस वायु के तापमान को हमारी बॉडी के तापमान के अनुकूलित करने का काम करता है। जैसे सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो नियत है 37 डिग्री सेल्सियस। अब सर्दियों में बाहर ठंड ज़्यादा होती है तो एयर जो है वो ठंडी होगी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा है तो एयर जो है वो गर्म होगी। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो तापमान, जिस तापमान की एयर पहुंचती है वो लगभग सेम हो जाती है हमारे फेफड़ों तक जाती जाती किसके, हमारे शरीर के तापमान के। और वो होता है किसके कारण, टर्बाइनल अस्थियां जो घुमावदार बनाती है अंदर से इसको, और वहां पर पाई जाने वाली श्लेष्मा इसके तापमान को नियत करने का काम करती है। साथ ही साथ अपने याद रखना है आपको, ये हमारी नासा गुहा या नेजल चैम्बर जो है, ये 4 अस्थियां, 4 प्रकार की बोन्स इसके निर्माण में भाग लेती हैं। इन सभी के नाम पता होने चाहिए अपने को। पहला नेजल, सेकंड नंबर पर प्री मैग्जिला, थर्ड नंबर पर मैग्जिला और फोर्थ नंबर पर एथेमोइड। वोमर भी आती है इसके अंदर। अपनी बुक में 4 दी हुई हैं तो अपने 4 नाम याद रखने हैं। नासा गुहा या नासा मार्ग का निर्माण करने वाली अस्थियां कौन कौन सी हैं, नेजल, प्री मैग्जिला, मैग्जिला और एथेमोइड। ये हमारे नासा मार्ग का निर्माण करने में भाग लेती हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी अपने को किसके बारे में, नासा गुहा या नासा मार्ग के बारे में। नेक्स्ट, ये नासा गुहा या नासा मार्ग जो है वो तीसरी संरचना जो अपने पढ़ेंगे सहायक अंगों में, वो है अंतः नासा छिद्र। अंतः नासा छिद्र मतलब जो छिद्र अंदर की ओर खुलेंगे हमारी ग्रसनी में। तो ये नासा गुहा या नासा मार्ग अंदर की ओर ग्रसनी में जिन छिद्रों द्वारा खुलती हैं उनको कहा जाता है अंतः नासा छिद्र। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। तो आप सीधी लाइन लिख सकते हो कि नासा गुहा या नासा मार्ग 1 जोड़ी अंतः नासा छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलती हैं। और ग्रसनी के बारे में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी देखा था। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो ग्रसनी के 2 भाग अपने वहां पर डिस्कस करते हैं, एक नासा ग्रसनी और दूसरा अपने डिस्कस करते हैं मुख ग्रसनी। लेकिन जब अपने श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तो वहां पर एक नाम और आता है साथ में जिसको कहा जाता है कंठ ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स। तो कंठ ग्रसनी जो है वो कंठ के आसपास जो ग्रसनी का भाग होता है उसको कहा जाता है कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो उसके बारे में अपने ग्रसनी में यहां से अंतः नासा छिद्र 1 जोड़ी द्वारा एयर जो है वो कहां तक आ गई है, अब हमारी ग्रसनी तक पहुंच चुकी है। और ग्रसनी में नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी ये दोनों अपने डिस्कस करनी है किसमें, श्वसन तंत्र में। तो अब उनकी अपने बात करते हैं। नासा ग्रसनी व कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी जो है ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि नासा ग्रसनी, जो ग्रसनी का ऊपर वाला पृष्ठ भाग होता है उसको नासा ग्रसनी कहा जाता है। इसके नीचे अधर वाला भाग जो है वो मुख ग्रसनी कहलाता है। और जो कंठ श्वसन तंत्र का एक भाग है उसके आसपास जो ग्रसनी का क्षेत्र होता है वो कहलाता है कंठ ग्रसनी। तो ये अंतः नासा छिद्र से एयर जो है वो किस में आएगी, नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी से वो जाएगी किसके पास, कंठ ग्रसनी। और कंठ ग्रसनी से वो एयर जो है वो जाएगी किसमें, कंठ में। अब अपने लिए ये तो सिंपल पार्ट है जो किसको जोड़ रहे हैं, अंतः नासा छिद्रों से एयर जो है वो किसके पास आ गई, कंठ के पास। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इस कंठ के बारे में, लैरिंग्स के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें किसका बना होता है, कौन कौन सी संरचना इससे रिलेटेड हैं, क्या इसका काम है, ये सारा का सारा अपने पता करना है किसके में, कंठ में। ठीक है, तो देखिए कंठ जो है इसके बारे में जो बातें अपने को पता होनी चाहिए लैरिंग्स या कंठ में,
तो सबसे पहली बात तो ये उपास्थि से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? उपास्थियों से मिलकर बनी संरचना है। कौन कौन सी उपास्थियाँ इसकी संरचना में भाग लेती हैं वो भी अपने डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, ये त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगल शेप के अंदर होता है ये। और कहाँ पर स्थित होता है? ये श्वास नली के बिल्कुल अग्रभाग पर, यानी जहाँ से श्वास नली शुरू होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगली बात, इसमें पाए जाते हैं 2 जोड़ी स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहली जोड़ी जो ऊपर की ओर पाए जाते हैं, एक जोड़ी, उनको कहा जाता है मिथ्या स्वर रज्जु। और जो दूसरी जोड़ी होते हैं नीचे अधर की ओर पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है वास्तविक स्वर रज्जु। ठीक है। तो लैरिंग्स के बारे में क्या याद रखना है? उपास्थियों से बनी हुई संरचना है, त्रिकोणाकार होता है, श्वास नली के अग्रभाग पर स्थित होता है, 2 जोड़ी स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसमें से ऊपर वाले जो एक जोड़ी है उनको मिथ्या स्वर रज्जु कहा जाता है, और दूसरी जोड़ी जो होते हैं उनको वास्तविक स्वर रज्जु कहा जाता है। ये सेकंड जोड़ी है। टोटल 2 जोड़ी स्वर रज्जु प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लैरिंग्स जो है वो उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो देखिए कौन कौन सी उपास्थियां इसका निर्माण करती हैं। देखिए ये ऊपर की ओर जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन, इसका काम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में भी बताया था कि इसका काम जो है वो हमारी श्वास नली के ऊपर जो उसका प्रवेश द्वार है, जिसको ग्लोटिस कहते हैं, उसको ढकना है ताकि भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश ना करे। ये भी उपास्थि से बनी हुई संरचना होती है। ये जो बड़ी दिखाई दे रही है उपास्थि, इसको कहा जाता है थायराइड। ये संख्या में 1 होती है। ये नीचे जो है इसको कहा जाता है क्रिकोइड, ये भी संख्या में 1 होती है। ये इधर वाली साइड जो दिख रही हैं, ये नीचे जो है इसको कहा जाता है एरेटिनोइड्स उपास्थि है। ये संख्या में 2 होती हैं। ये जो आपको डायग्राम बनाया है वो मैंने, ये पार्श्व व्यू है, उसका लेटरल व्यू है। तो यानी कि एक तो ये इधर है, एक इसके पीछे वाली साइड होगी एरेटिनोइड। संख्या में कितनी है? ये 2 हैं। और एक ही साथ में यहां पर पाई जाती हैं सेंटोरिनी उपास्थि। अब अपनी बुक में जो नाम दिए हुए हैं, जो उपास्थियों के नाम दिए हुए हैं, वो ये दिए हुए हैं कि कंठ जो है उसमें एपिग्लोटिस होती है संख्या में 1, थायराइड होती है संख्या में 1, क्रिकोइड होती है संख्या में 1, और एटिनोइड्स होती हैं संख्या में 2। यानी हमारी बुक में ये कहती है कि कंठ जो है वो 5 उपास्थियों का बना होता है। 4 प्रकार की होती हैं, जो जिनमें थायराइड 1 है, क्रिकोइड 1 है, एपिग्लोटिस 1 है, एटिनोइड्स 2 हैं। लेकिन वास्तव में जो उपास्थियां कंठ के निर्माण में भाग लेती हैं वो थायराइड 1, क्रिकोइड 1, एटिनोइड्स संख्या में 2, और साथ ही साथ सेंटोरिनी की उपास्थियां ये भी कितनी होती हैं? 2। कुछ बुक्स ये लिख देती हैं कि एटिनोइड्स जो हैं इनका जो ऊपर वाला भाग है वो गेंदनुमा फूला हुआ होता है, उसी भाग को कहा जाता है सेंटोरिनी की उपास्थि। लेकिन अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैंने पहले भी बच्चों को कहा था, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये जो गलती है वो सुधारी नहीं है। देखो बच्चों, जो बड़ी गलतियाँ हैं, पूरी डिटेल में थ्योरी 1-2 जगह गलत है, वो आपको जरूर बताई जाएगी। जहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है वहाँ मैं बता देता हूँ आपको साथ साथ में, लेकिन अपने को याद अपनी बुक का रखना है। पेपर बनेगा जो, वो पेपर बनाने वाला राजस्थान बोर्ड की बुक से पेपर बनाएगा। अगर उसने वहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया कि हमारे कंठ में पाई जाने वाली उपास्थियों के नाम लिखो, तो आप वहाँ पर ये नहीं लिख के आ सकते सेंटोरिनी की उपास्थि। अपनी बुक में नहीं दिया, अपनी बुक में दिया एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड, एटिनोइड्स। अब मान लो आपने ये नहीं लिखा,
इसके बारे में, एपिग्लोटिस के बारे में नहीं लिखा। जो कॉपी चेक करेगा वो भी किसके अकॉर्डिंग करेगा, राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग करेगा। और अगर उसने ये नहीं मिला उसको और नंबर कट गया, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एवल्यूशन भी भरते हो आप दोबारा अगर कॉपी जांच के लिए, तो उसके बाद भी आपका जो टोटलिंग है वो चेक की जाती है, कॉपी दोबारा चेक नहीं की जाती, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग जो एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ने हैं। तो ये कंठ की संरचना है, ये इसमें 4 प्रकार की और कुल 5 उपास्थियां भाग लेती हैं। नाम याद रखने, एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड और एटिनोइड्स, ठीक है। अब एक बात बताई मैंने आपको कि 2 जोड़ी स्वर रज्जु पाए जाते हैं, एक जोड़ी मिथ्या होते हैं, सेकंड जोड़ी जो है वो वास्तविक स्वर रज्जु होते हैं। तो देखिए ये जो थायराइड है और इधर से एटिनोइड्स है, इनके बीच में यहां पर होते हैं एक जोड़ी, एक इधर एक इसके पीछे वाली साइड और एक नीचे, एक यहां एक इसके पीछे वाली साइड। तो ये 2 जोड़ी स्वर रज्जु हैं, जिसमें से ऊपर वाले जो हैं मैंने आपको बताया था इनको कहा जाता है मिथ्या स्वर रज्जु, और जो नीचे वाले एक जोड़ी हैं ये होते हैं वास्तविक स्वर रज्जु, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, कंठ या लैरिंक्स के बारे में। और कंठ जो है वो आगे किसमें खुल जाता है भाई, किसके सिर पर स्थित होता है, बताया था आपको। ये जो भाग है इसको कहते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। अब बात करते हैं अपने श्वास नली या ट्रैकिया के बारे में। श्वास नली या ट्रैकिया, सबसे पहली बात 10 से 12 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका है। श्वास नली के बारे में जो पहली बात पता होनी चाहिए अपने को, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी नलिका है। इसका भी जो आंतरिक आवरण है वो कौन से उपकला उत्तक का बना होता है, रोमाबी कूट स्तरित उपकला उत्तक का बना होता है, सिलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। साथ ही साथ इसमें भी श्लेष्मा का स्राव करने वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। सबसे खास बात जो श्वास नली के बारे में अपने को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसका जो पृष्ठ भाग है यानी श्वास नली के ऊपर हाइलिन उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और ये उल्टे सी आकार के छल्ले जो हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, ताकि ये श्वास नली अपनी वास्तविक स्थिति में बनी रहे। उसको वास्तविक स्थिति में बनाए रखने का काम जो है वो ये हाइलिन उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले करते हैं। ये श्वास नली आगे 2 भागों में बंट जाती है। उन 2 भागों को कहा जाता है दाईं श्वसनी, बाईं श्वसनी। और वो 2 भाग जो हैं यानी जो श्वसनियाँ बनी 2, वो अपनी अपनी ओर के लंग्स या फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए कैसे इसको डायग्राम के थ्रू। श्वास नली जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसके ऊपर की ओर यहाँ पर ये कंठ, लैरिंक्स, ये ऊपर की ओर जो है ये एपिग्लोटिस है। इस पर ये उल्टे सी आकार के अपूर्ण छल्ले यानी श्वास नली के ऊपर जो छल्ले होते हैं वो अपूर्ण होते हैं इसके पृष्ठ भाग में। जैसे ये 2 भागों में बंट जाएगी, जिसको ये श्वसनी है, ये अपनी ओर के फेफड़े में और ये अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं। यानी ये क्या है दोनों, ये श्वसनी है, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है लंबी, ये है श्वास नली या ट्रेकिया, और ये उल्टे सी आकार के इस पर छल्ले पाए जाते हैं। श्वसनी के ऊपर जो हैं छल्ले वो पूर्ण छल्ले पाए जाते हैं इनके ऊपर, और ये अंदर फेफड़ों की में प्रवेश कर जाती हैं। आगे ये किस में डिवाइड होती हैं इसके बारे में अपने जब फेफड़ों की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे जितने भी अपने अब किए हैं अब तक सहायक अंग, जिसमें सबसे पहले अपने देखा बाह्य नासा छिद्र, सेकंड नंबर पर अपन डिस्कस किया नासा गुहा, फिर अंतः नासा छिद्र, फिर नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी के बारे में तो सिंपल कि एयर कंठ तक पहुंची। उसके बाद कंठ में अपने कंठ के बारे में जो जो बातें थी, कंठ में कौन सी उपास्थियां पाई जाती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। वो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कंठ का, वो सिर्फ आपको बताने के लिए, याद रखने के लिए, थोड़ा आइडिया हो जाता है, याद रह जाता है बच्चों के। उसके बाद अपने देखा कंठ जो है एपिग्लोटिस का क्या काम है ये बता दिया।
फिर कंठ के नीचे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली जो आगे दो भागों में डिवाइड हो जाती है श्वसनी। श्वास नली के बारे में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये सीरिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की अंदर से आवृत होती है। इस पर हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए सी आकार के अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं ऊपर पृष्ठ भाग में, जबकि नीचे ये छल्ले जो हैं श्वसनी वाले भाग में जब बनेगी तो पूर्ण हो जाएंगे। दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दाई बाई श्वसनी, और वो दाई और बाई श्वसनी अपनी अपनी ओर के जो लंग्स हैं, अपनी अपनी ओर के जो फेफड़े हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, उनके अंदर ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो अब अपना मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसकी बाह्य संरचना फेफड़ों की, और उसके बाद फेफड़ों की आंतरिक संरचना, इसको अपने पढ़ते हैं। अब अपने डिस्कस करते हैं मुख्य श्वसन अंग फेफड़े या लंग्स। सबसे पहले अपने दो तरीके से पढ़ेंगे इसको, पहले इसकी बाह्य संरचना देखेंगे, उसके बाद इसकी आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लंग्स जो है, इसकी उत्पत्ति जो है वो एंडोडर्मल होती है, यानी ये भ्रूणीय जो लेयर है वो एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है, ये पता होना चाहिए। सेकंड, एक जोड़ी होते हैं, ये स्पंजी होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं बाह्य संरचना में, ये पता होना चाहिए। प्रत्येक फेफड़े का जो वजन है वो लगभग 400 से 450 ग्राम होता है। अब ये डायग्राम से बातें जो अपने को, बहुत सारी बातें हैं जो इसी डायग्राम से याद हो जाएंगी बाह्य संरचना में। देखिए, प्रत्येक जो अपना फेफड़ा है, चाहे बायां चाहे दायां, इनके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर की ओर जो आवरण है इसके उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्थान है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसको कहा जाता है प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल गुहा या प्लूरल कैविटी के अंदर लसिका के समान बहुत ही पतला सा तरल भरा रहता है, और ये तरल जो है और ये स्थान जो है प्लूरल गुहा, ये वायु रहित होता है, यानी इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती। इस गुहा का, इस वायु रहित होने का कारण से फेफड़े जो हैं वो फूली हुई अवस्था में अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहते हैं। अगर किसी दुर्घटना के कारण ये भाग रैप्चर हो जाए, चाहे पेराइटल प्लूरा चाहे अंदर से विसरल प्लूरा, और इस भाग में एयर भर जाए तो फेफड़े जो है वो पिचक जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से ये दोनों आवरण जो है वो फेफड़ों की रक्षा और उनको वास्तविक स्थिति में बनाए रखने का काम करते हैं। कभी कभी ये जो अंदर इसके प्लूरल गुहा के अंदर मैंने बताया कि लसिका के समान बिल्कुल पतला सा तरल भरा रहता है, अगर इसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाए तो भी व्यक्ति को श्वसन संबंधी विकार जो है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपने बताया मैंने कि फेफड़े जो है वो एक जोड़ी होते हैं, जिसमें से इधर वाला साइड का जो अपने डिस्कस कर रहे हैं वो दाएं फेफड़ा, और इधर वाला जो है वो लेफ्ट लंग्स हैं। दायां फेफड़ा जो है वो 3 पालियों का बना होता है, 3 भाग होते हैं इसके। बाएं फेफड़े की तुलना में ये आकार में भी थोड़ा बड़ा होता है। ऊपर वाली पाली इसकी कहलाती है दाईं सुपीरियर पाली, बीच में इसके मध्य पाली है, और नीचे जो है वो है दाईं इंफीरियर पाली। जबकि बायां फेफड़ा जो है वो ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है इसका बाई सुपीरियर पाली, और नीचे का जो भाग है वो कहलाती है बाई इंफीरियर पाली। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा दायां फेफड़ा जो है वो 3 पालियों का बना है। कौन कौन सी? सुपीरियर, मध्य और इंफीरियर, और इनके आगे दाईं दाईं लग जाएगा। और बायां फेफड़ा जो है वो 2 पालियों का बना है, बाईं सुपीरियर पाली और बाईं इंफीरियर पाली। ठीक है, तो ये बातें अपने को बाह्य संरचना में पता होनी चाहिए। उसके बाद दोनों जो ये हमारे फेफड़े हैं और इनके नीचे यहाँ पर इनसे जुड़ी होती है संरचना जिसको कहा जाता है डायफ्राम, और ये इसी डायफ्राम की एक्टिविटी के कारण ही एयर हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और एयर जो है वो बाहर जाती है। वो अपने जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपनी रेस्पिरेशन का तो वहाँ डिस्कस करेंगे। बीच का ये जो खाली स्थान है इसको कहा जाता है वक्ष गुहा या मीडियास्टेनम बोलते हैं। वक्ष गुहा याद रखना आप। और यहीं पर इस वक्ष गुहा वाले भाग के अंदर पीछे की ओर हृदय जो है, हार्ट जो है वो स्थित होता है। ये थोड़ा सा जो बायां फेफड़ा है वो छोटा होने का कारण यहाँ पर ये जो अंदर की ओर थोड़ा इस प्रकार होता है, इस भाग को कहा जाता है कार्डियक नोच।
कार्डियक नॉच बोलते हैं इसको। यहीं पर हमारा हृदय जो है वो स्थित होता है। और हमारे फेफड़े जो हैं वो हमारा जो रिब्स केज है, यानी पसलियों का ये पिंजर जो है, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, उनके पीछे स्थित होते हैं। यानी फेफड़ों के चारों ओर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ थोड़ा आपको, ये क्योंकि डायग्राम में मिलता है ऐसा बना हुआ अपने, तो ये जो संरचना बनी हुई मिलेगी आपको इस प्रकार डायग्राम में, तो ये पसलियों का एंड कट को शो करती है। ठीक है, तो हमारे फेफड़े जो हैं वो 12 जोड़ी पसलियां जो है वक्ष भाग की, उसके नीचे अंदर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो पसलियां हैं इनकी और ये डायफ्राम, इनमें संकुचन और शिथिलन होने के कारण ही हमारे जो फेफड़े हैं वो यहाँ से इस वक्ष गुहा में एयर इंटर करती है और यहाँ से बाहर जाती है। ठीक है, ये अपने वहाँ डिस्कस करेंगे जब अपने श्वसन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे फेफड़ों की बाह्य संरचना की। एंडोडर्मल होते हैं, एक जोड़ी स्पंजी गुलाबी होते हैं, वेट जो है वो 400 से 450 ग्राम होता है। दायां फेफड़ा 3 भागों का बना होता है, बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा रहता है, और दायां फेफड़ा जो है वो आकार में बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। अब अगर बात करें अपने फेफड़ों की आंतरिक संरचना की, तो आंतरिक संरचना में अपने मेनली मैंने आपको बताया था कि श्वास नली जो है वो 2 भागों में बट जाती है, जिसको अपने श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी आगे बढ़ेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी। इस प्रकार कई संरचनाएं, इस प्रकार अंदर एक जैसे ट्री होता है, वृक्ष होता है एक मेन, उसकी फिर शाखा, फिर उससे और बहुत शाखाएं, तो इस प्रकार इसके अंदर एक वृक्ष का निर्माण हो जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसनीय वृक्ष भी कहा जाता है। अब अपने को ये जो इतनी संरचना है, यहाँ से लेकर ये इतनी, इसको डिटेल में देखना है कि इसमें कौन कौन से भाग हैं जिनके थ्रू एयर यहाँ से होती हुई हमारी फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बिल्कुल एंड पार्ट है, जिसको कुपिका कहते हैं, एल्वेलाई, वहां तक पहुंचेगी। वो अपने डिस्कस करेंगे फेफड़ों की आंतरिक संरचना में। और साथ ही साथ जो श्वसन वृक्ष है, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो भाग हैं, इनको डिटेल में डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं फेफड़ों की आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में अपने देखो, अपने डायग्राम बनाया था अभी, उसमें अपने इस प्रकार देखा था, जिसमें यहाँ पर ये 2 लंग्स थे, और ये जो संरचना है आगे मैंने बताया था कि आगे डिवाइड होती है, यही फेफड़ों की आंतरिक संरचना में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस संरचना को श्वसनी वृक्ष कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, उसके बारे में अपने देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऊपर की ओर, ये अपने पास है श्वास नली या ट्रेकिया जिसको कहा था। ये 2 भागों में बट जाती है, इनको कहा जाता है श्वसनी, ब्रोंकस बोलते हैं, या इसको प्राथमिक श्वसनी भी कहा जाता है। ये फेफड़े के अंदर प्राथमिक श्वसनी आगे फिर से विभाजित हो जाती है, और क्या बनाती है ये द्वितीयक श्वसनी का निर्माण करती है, सेकेंडरी ब्रोंकस का निर्माण करती है। ये द्वितीयक श्वसनी आगे फिर से विभाजित हो जाती है और ये निर्माण करती है तृतीयक श्वसनी का, टर्शरी ब्रोंकस का, तृतीयक श्वसनी बनाती है। यहां तक इसके ऊपर जो छल्ले हैं सी आकार के जो बताए थे वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ये तृतीयक श्वसनी जो है ये आगे बढ़ती है श्वसनिका के अंदर, प्राइमरी श्वसनिका या प्राइमरी ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं उसको, ये आगे पुनः विभाजित होती है श्वसनिका के अंदर। इस श्वसनिका के ऊपर सी आकार के छल्ले नहीं पाए जाते, ये श्वसनिका आगे फिर से विभाजित हो जाती है। उस संरचना को कहा जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, या इसको छोर श्वसनिका भी कहा जाता है, अंतस्थ श्वसनिका भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है ये आगे फिर से विभाजित हो जाती है। उस संरचना को कहा जाता है श्वसनी श्वसनिका, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो यहां से फिर से देखिए, सबसे पहले श्वास नली थी, वो बन गई प्राथमिक श्वसनी। ये प्राथमिक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। ये प्राथमिक श्वसनी फिर से विभाजित होकर द्वितीयक श्वसनी बनाती है, द्वितीयक श्वसनी फिर से विभाजित होकर तृतीयक श्वसनी बनाते हैं। यहाँ तक इनके ऊपर सी आकार के छल्ले प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ये तृतीयक श्वसनी आगे बढ़ जाती है श्वसनिकाओं में, बहुत सारी में, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स के अंदर, तो इन पर सी आकार के छल्ले नहीं पाए जाते। ये श्वसनिकाएं आगे बढ़ जाती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, या उसको बोलते हैं छोर श्वसनिका। ये छोर श्वसनिका जो है वो आगे बढ़ जाती है श्वसनी श्वसनिका के अंदर। अब यहाँ पर ये जो श्वसनी श्वसनिका है
ये आगे छोटी छोटी इस प्रकार नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है। इन नलिकाओं को कहा जाता है कुपिका वाहिनियां, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। ये कुपिका वाहिनियां जो हैं ये दिखाई दे रही हैं, इनकी संख्या एक श्वसनिका से निकलने वाली 2 से लेकर 10 हो सकती हैं। ये 2 से 10 एक श्वसनिका से निकलती हैं। ये कुपिका वाहिनियां जो हैं ये आगे जाके इस प्रकार एक सैक या थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसको कहा जाता है वायु कुपिका कोश, या इसको एट्रिया भी बोलते हैं। और इस एट्रिया के अंदर स्थित होती हैं छोटी छोटी कुपिकाएं, और इन कुपिकाओं के चारों ओर पाई जाती है रक्त कोशिकाएं। तो ये है अपने पूरे के पूरा जो श्वसन मार्ग है या फेफड़े की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले भाग हैं। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ये रक्त कोशिकाएं मैंने कहा, तो रक्त कोशिकाएं यहां से प्रत्येक फेफड़े के अंदर फुफ्फुसीय धमनी जो प्रवेश करती है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं फुफ्फुसीय धमनी की, जो इनमें से होती हुई कहां पर स्थित होती हैं, ये यहां पर पाई जाती हैं इनके पास में। ठीक है, देखिए अब शुरू से सबसे पहले श्वास नली थी, वो प्राथमिक श्वसनी में बटी। ये प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी के अंदर, द्वितीयक श्वसनी आगे से तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी जो है वो श्वसनिका के अंदर, श्वसनिका आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या छोर श्वसनिका बोलते हैं इसको, ये आगे श्वसनिका के अंदर बटी। ये श्वसनिका जो है वो 2 से 10 कुपिका वाहिनियों के अंदर बढ़ती है। कुपिका वाहिनी जो है वो खुलती है वायु कुपिका कोश या एट्रियम, जो फूली हुई संरचना है जिसके अंदर स्थित होती है छोटी छोटी कुपिकाएं। और ये कुपिकाएं या एल्वियोलाई जो है ये फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है, और दोनों फेफड़ों में इनकी संख्या असंख्य होती है, बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती हैं। और इन कुपिकाओं के पास आकर जो फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय धमनी प्रवेश करती है उनके शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं आकर खुलती है। यहाँ मतलब क्या लेके आती हैं वो रक्त, और यहीं इस सरफेस पर यानी इन कुपिकाओं में और इन रक्त, ये जो रक्त लेके आई हैं यहीं पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसको अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जब देखा था तो जिसको अपने कहा था बाह्य श्वसन, यानी कि फेफड़ों की कुपिकाओं और रक्त के बीच जहां गैसों का आदान प्रदान हो रहा था। O2 इसमें डाली जाती है रक्त में, और CO2 को वापिस यहां से होती हुई वो CO2 जो है वो नाक के बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये है फेफड़ों की आंतरिक संरचना। ये पूरा का पूरा मार्ग जो है श्वसन का ये अपने को पता होना चाहिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका या इसको टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं, छोर श्वसनिका, श्वसनिका। ये श्वसनिका किसमें खुली है, कुपिका वाहिनी में। कुपिका वाहिनी किसमें खुली है, वायु कुपिका कोश या एट्रिया के अंदर, और जिसमें पाई जाती है छोटी छोटी कुपिकाएं। तो ये श्वसन का मार्ग है। अगर ऊपर से बात करें श्वास नली के ऊपर से, तो अपने देखा था बाह्य नासा छिद्र, नासा मार्ग, अंतः नासा छिद्र, उसके बाद आया था नासाग्रसनी, कंठग्रसनी, कंठ, और वो कंठ जो है वो किसमें खुल रहा था, श्वास नली में। तो ये पूरा का पूरा श्वसन का मार्ग। और ये डायग्राम जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री का डायग्राम आता है, या फेफड़ों की आंतरिक संरचना पूछी जाती है तो ये वाला डायग्राम बना के अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और इस डायग्राम को, ये जो अंदर वाला है, इसको आप इस प्रकार बड़ा करके दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हुए आज के इस चैप्टर के। सबसे पहले अपने जो शुरू किया था श्वसन की परिभाषा, सेकंड नंबर पर श्वसन के प्रकार, और थर्ड नंबर पर श्वसन के अंग व श्वसन तंत्र, जिसमें अपने सहायक अंग और मुख्य अंग जो फेफड़े हैं उनके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब अपना आज का जो अगला टॉपिक है वो है श्वसन की क्रियाविधि, यानी किस प्रकार O2 जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है और किस प्रकार CO2 जो है वो शरीर से बाहर जाती है। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि जो है उसमें 2 चीजें पढ़नी है अपने को। एक तो अपने को पढ़ना है निश्वसन, इंस्पिरेशन, और सेकंड अपने को पढ़ना है उच्च श्वसन, एक्सपायरेशन। निश्वसन का मतलब है गैसेज को अंदर ग्रहण करना, और उच्छ्वसन का मतलब है CO2 को या गैसेज को शरीर से बाहर निकालना। ये प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती है ये अपने को इसमें देखना है। सबसे पहले अपने इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए आपके, देखो सामान्य स्थिति के अंदर हमारा जो डायफ्राम है
वो इस प्रकार गुंबदाकार स्थिति में होता है। कैसी स्थिति में होता है ये? गुंबदाकार, ये डायफ्राम। और गुंबदाकार होने के कारण ये बीच का जो इसके गैप है दोनों फेफड़ों के, जिसको अपने क्या नाम दिया था? वक्ष गुहा। इसको वक्ष गुहा बोलते हैं। ये हमारे दोनों फेफड़े हैं, ये दायां फेफड़ा है, ये दायां फुफ्फुस है, और ये वाला जो है अपना ये बायां फुफ्फुस है। अब ये दोनों क्रियाविधि होती कैसे हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे जो दोनों फेफड़े हैं इनके ऊपर हमारे 12 जोड़ी जो हैं वो पसलियाँ पाई जाती हैं, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ये रिब्स जो हैं इन्हीं के संकुचन और शिथिलन के कारण और एक डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के कारण ही एयर जो है वो अंदर प्रवेश करती है फेफड़ों के, और फेफड़ों से बाहर जाकर हमारे बाह्य नासाछिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर जाती है। देखिए कैसे। हमारी जो इनके चारों ओर, इनके ऊपर इनको ढके हुए जो रिब्स का केज होता है, पसलियों का जो पिंजर पाया जाता है, उन पसलियों के पिंजर की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ थोड़ा आपके समझने के लिए, तो जैसे मान लो ये वो 12 जोड़ी जो है वो इस प्रकार यहाँ से हमारे फेफड़ों के ऊपर जो है ये पसलियाँ निकली हुई। ये सिर्फ समझने के लिए, आपको ड्रॉ नहीं करना। ये 2 क्रमागत पसलियाँ जो हैं, ये वाली और ये वाली, कोई भी 2 हो सकती हैं, इनके बीच में अगर इनको मैं यहाँ से बड़ा करूँ, इन पसलियों के बीच में 2 तरह की पेशियाँ पाई जाती हैं। वैसे एक ही प्रकार की हैं, वो आगे पुनः 2 प्रकार की हैं। उन पेशियों को, उन मसल्स को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल, या हिंदी में उसको बोलते हैं अंतरापरशुक पेशियां। ये पाई कहां जाती हैं? 2 पसलियां जो हैं, कर्मगत पसलियां, उनके बीच में। ये 2 तरह की हो सकती हैं अंतरापरशुक पेशियां जो है। ये हो सकती हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और दूसरी होती हैं आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर दिया, और इधर वाली साइड इस प्रकार, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाएं तो 2 पसलियों के बीच में तो ये वाली जो है ये तो होगी कौन सी? बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और ये वाली जो है ये कौन सी है? आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। इन्हीं से रिलेटेड है सारी की सारी अपनी श्वसन की क्रियाविधि। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करें निःश्वसन की, तो निःश्वसन के बारे में याद रखना कि निःश्वसन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब सक्रिय प्रक्रिया में हुआ क्या क्या देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, जब अपने आप पता है आपको, जब आप सांस खींचते हो यानी O2 को या गैसेज को अंदर ग्रहण करते हो, तो हमारा स्टमक जो है वो बाहर की ओर आता है, पेट जो है वो बाहर की ओर आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे ही निःश्वसन होता है, इंस्पिरेशन होता है, उसी समय ये डायफ्राम जो है, जो गुंबदाकार स्थिति में था, ये बिल्कुल कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। और इस डायफ्राम के सीधा होने के कारण, पहला काम तो डायफ्राम सीधा हुआ, इसके सीधा होने के कारण वक्ष गुहा जो है, इस वक्ष गुहा का आयतन, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि पहले ये गुंबदाकार था तो आयतन कम था, अब ये सीधा फ्लैट हो गया तो इसका आयतन जो है पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, ये डायफ्राम जो है ये जुड़ा होता है हमारी रिब्स से, और रिब्स के बीच में स्थित होती हैं कौन सी पेशियां? अंतरापरशुक पेशियां। और अंतरापरशुक पेशियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। जब ये निःश्वसन की प्रक्रिया होती है, तो निःश्वसन की प्रक्रिया में पहला काम तो क्या हुआ? डायफ्राम के संकुचन से डायफ्राम जो है वो कैसा हो गया? फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। ये बाह्य अंतरापरशुक पेशियां भी संकुचित होती हैं, और बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के संकुचित होने से हमारी जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर आती हैं। जैसे अपने को ये लगता है जब अपने सांस खींचते हैं तो पेट बाहर की ओर आ रहा है, तो ये हमारा जो स्टमक है ये पसलियों के बाहर आने के कारण ही ये बाहर की ओर आता है, जिसके कारण भी ये वक्ष गुहा का जो आयतन है वो इंक्रीज होता है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, आप जानते हो जब किसी चीज का आयतन बढ़ता है तो वहां पर दाब जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि पहले तो इतना ही आयतन था सिर्फ, अब आयतन इतना हो गया तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ लग रहा था दाब, वो कम हो जाएगा।
जिससे बाहर का दाब, वातावरण का दाब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और वायु जो है वो कहाँ खिंच जाएगी, हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर खिंच जाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सी प्रक्रिया, निःश्वसन। अब इनको एक एक करके क्या क्या हुआ निःश्वसन में। सबसे पहला काम आप लिखोगे बाह्य अंतरापरशुक पेशियां क्या होती है इसमें, संकुचित। एक तो ये याद रखना ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय क्रिया है, ठीक है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है वो संकुचित होती हैं। दूसरा डायफ्राम भी क्या होता है, संकुचित। डायफ्राम संकुचित होकर कैसा हो जाता है, चपटा। और इन दोनों कामों के होने के कारण क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो वक्ष गुहा का जो दाब है वो वातावरण बाहर के कंपैरिजन में, बाहर के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम, जिससे वायु जो है, एयर जो है, वायु वो फेफड़ों में क्या कर जाती है भाई, प्रवेश कर जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। तो फिर से एक बार 12 जोड़ी पसलियां हैं, इसके अंदर हमारे लंग्स हैं। ये पसलियों के बीच में पाई जाती हैं अंतरापरशुक पेशियां जो इनको आपस में जोड़ती हैं। ये अंतरापरशुक पेशियां दो प्रकार की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। निःश्वसन की प्रक्रिया में क्या हुआ, ये एक्टिव प्रक्रिया है। इसमें बाह्य अंतरापरशुक पेशियां संकुचित होती हैं, डायफ्राम संकुचित होता है, चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दाब वातावरण के कंपैरिजन में कम हो जाता है, जिससे वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निःश्वसन। अब बात करें उच्छ्वसन की, तो उच्छ्वसन इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। देखिए क्या होगा, पहली बात एक्टिव प्रोसेस नहीं है। सामान्य विश्राम अवस्था में जो उच्छ्वसन है, अपनी कॉमेडिस्ट बिल्कुल साधारण बैठे हुए हैं, तो अगर अपने इनटेक करते हैं वायु को, तो अगर अपने ना भी छोड़ेंगे तो धीरे 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 जो एयर है वो फेफड़ों से शरीर से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। यानी कि ये कैसा प्रोसेस है भाई, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये कैसा प्रोसेस है, इनएक्टिव प्रोसेस है। इसके बारे में इधर लिख देते हैं अपने। सबसे पहली बात उच्छ्वसन के बारे में, ये कैसा प्रोसेस है, इनएक्टिव। विश्राम अवस्था की बात कर रहे हैं अपने, ये एक्टिव भी हो जाता है, कैसे कब वो अभी बताते हैं। सेकंड, यहाँ बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां यहाँ संकुचित हुई थी, यहाँ क्या होंगी, ये शिथिलित होंगी, ठीक है, वापस रिलैक्स फॉर्म में जाएंगी। डायफ्राम वहाँ क्या हुआ था, संकुचित, यहाँ वापस अपनी गुंबदाकार वाली स्थिति में जाएगा। अब ये दोनों जब काम होंगे तो पसलियां जो है वो अंदर की ओर, इसके शिथिलित होने से पसलियां अंदर की ओर जाएंगी। दूसरा, डायफ्राम के शिथिलित होने से ये वापस से जब क्या हो रहा है, गुंबदाकार हो रहा है, तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो रहा है, कम। इन दोनों कामों के होने से वक्ष गुहा का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन कम होगा तो वातावरण के कंपैरिजन में यहाँ का दाब जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा। और दाब ज़्यादा होगा तो वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। तो यहाँ से जो वायु अंदर आई थी जिसको बाहर निकालना है, वो वायु यहाँ से होती हुई हमारे बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से क्या चली जाती है भाई, बाहर चली जाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सी प्रक्रिया, उच्छ्वसन। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। ये इनएक्टिव रहता है कब, जब विश्राम अवस्था में हो। लेकिन अगर अपने कठिन काम कर रहे हैं, कोई जोर वाला काम कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि सांस फूलती है अपनी उस कंडीशन में, जल्दी जल्दी सांस अंदर आती है, जल्दी जल्दी अपने जोर लगाकर वो बाहर जाती है। उस कंडीशन में उच्छ्वसन जो है वो कैसी प्रक्रिया बन जाती है, एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस में एक लाइन सिर्फ और ऐड करनी है आपको इसमें, बाकी वो सारा का सारा है। यहाँ काम आएंगी अपनी बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, तो शिथिलित हो रही होंगी, लेकिन जो दूसरे वाली पेशियां थी जिसको अपने क्या कहा था, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, ये हिंदी वाले नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, इंग्लिश वाला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो यहां पर साथ में संकुचित होती हैं, ठीक है। जब आप
दूसरी बात ये लिखोगे कि जब अपने कठिन काम करते हैं तो उस समय उस श्वसन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये काम तो हो ही रहे हैं सारे के सारे। दूसरा साथ में क्या हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी वो भी संकुचित होती हैं और वायु को फोर्सफुली जल्दी जल्दी जो है वो क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, ये जो सारा का सारा अपने सिलेबस में जो पढ़ना है अपने को, वो श्वसन की क्रियाविधि में सिर्फ अपने को इतना ही डिस्कस करना है। कुछ बातें इसके रिलेटेड, और जब अपने को आप कॉमनली देखते हो हिचकी आती है, तो हिचकी आने का जो कारण होता है वो डायफ्राम, देखो यहाँ पर संकुचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है। ठीक है, अगर ये इसके जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उनमें अनियमितता आती है, यानी कि इसका संकुचन और शिथिलन जो है वो अनियमित हो जाता है थोड़ा, तो वो कारण होता है हिचकी आने का। श्वसन से संबंधित, और जैसे उबासी आती है अपने को, तो उबासी आने का कारण ये होता है कि उबासी आने के समय हम थोड़े आलस में होते हैं, और आलस में होने के कारण हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो CO2 थोड़ी थोड़ी करके स्टोर होती रहती है, और थोड़ी थोड़ी जो CO2 स्टोर होती रहती है उसको फोर्सफुली अपने क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं CO2 के, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है उबासी आना। ठीक है बच्चों, श्वसन संबंधी आयतन, रेस्पिरेशन रिलेटेड वॉल्यूम। देखो श्वसन संबंधी आयतन में अपने को कुल 4 तरह के वॉल्यूम जो है, 4 तरह के आयतन जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने, तो वो है ज्वारीय आयतन। इसको टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और शॉर्ट में इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको टीवी। ठीक है, देखो बच्चों, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन क्या है, कोई भी व्यक्ति सामान्य संवातन के दौरान, यानी कि हम सामान्य अवस्था में जैसे मैं खड़ा हूं अब, तो इस कंडीशन में मैं जितनी वायु अंदर ग्रहण कर रहा हूं और जितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल रहा हूं, एक सामान्य श्वासोश्वास की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति जितनी वायु का आयतन, जितना वायु का आयतन अंदर ग्रहण करता है फेफड़ों में और जितना फेफड़ों से बाहर निकालता है, उस आयतन को कहा जाता है ज्वारीय आयतन। देखो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सामान्य संवातन के दौरान, संवातन का मतलब होता है वेंटिलेशन का, एक निश्वसन यानी अंदर ग्रहण करना और एक उच्छ्वसन यानी बाहर निकालना। सामान्य संवातन के दौरान अंदर ग्रहण या बाहर निकाली वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। और व्यक्ति अपने सामान्य संवातन के दौरान एक बार में 500 ml वायु जो है वो अंदर ग्रहण करता है और 500 ml वायु जो है वो बाहर निकालता है। तो इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है, टीवी का जो मान है वो कितना होता है, 500 ml होता है। यानी एक श्वास में जब अपने अंदर श्वास लेते हैं तो 500 ml एयर अंदर इनटेक करते हैं और बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो 500 ml वायु ही क्या करते हैं, अपने बाहर निकालते हैं। और आप जानते हो कि एक सामान्य जो औसत निकाला जाता है श्वास दर का प्रति मिनट, वो होता है 16 बार प्रति मिनट। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग औसतन 16 बार सांस लेता है। तो जब एक बार में आप 500 ml वायु जो है वो अंदर ले रहे हो और 500 ml बाहर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 1 मिनट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 ml इतनी वायु अंदर ग्रहण करता है 1 मिनट में और इतनी वायु को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। इस आयतन को कहा जाता है ज्वारीय आयतन। यानी टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है, अब बात करें अगर दूसरे प्रकार का जो आयतन है अपना, उसको कहा जाता है निश्वसन आरक्षित आयतन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड नंबर जो है अपना वो है निश्वसन आरक्षित आयतन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको शॉर्ट में आप लिख लेना IRV। अब निश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है बच्चों, कि मैंने आपको बताया कि सामान्य जब अपने खड़े हैं ऐसे, जब ऐसे मैं खड़ा हूं या आप बैठे होगे, तो सामान्य श्वसन के दौरान तो आप 500 ml अंदर ग्रहण करते हो और 500 ml वायु जो है वो शरीर से बाहर छोड़ते हो। लेकिन उस 500 ml के अलावा अगर आप बलपूर्वक वायु को अंदर खींचते हो, यानी जोर लगाकर आप लंबी सांस लेते हो,
लंबी सांस के द्वारा वायु को अंदर खींचते हो, तो उसमें जितनी वायु आप अंदर ग्रहण करते हो अपने फेफड़ों में, जितनी वायु को आप अंदर इनटेक करते हो, वायु का वो आयतन क्या कहलाता है? निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि बलपूर्वक निःश्वसित वायु का आयतन। बिल्कुल शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो, थोड़ा लंबी लाइन आप जैसे लिखोगे नोट्स में अपने, तो नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बलपूर्वक फेफड़ों के में अंदर ग्रहण की गई वायु का आयतन जो है वो क्या कहलाता है? निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है, या इसको IRV कहते हैं। ठीक है, इसका मान जो होता है वो होता है IRV का 2500 ml से लेकर 3000 ml, यानी कि आप 500 ml के अलावा, सामान्य सांस में तो आप 500 ml अंदर ग्रहण कर रहे थे, उस 500 ml के अलावा आप बलपूर्वक अंदर फेफड़ों में अपने 2500 से लेकर 3000 ml तक वायु जो है वो अंदर भर सकते हो, और उस वायु के आयतन को कहा जाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन या IRV। ठीक है, अब अगर बात करें अपने तीसरे प्रकार का जो वॉल्यूम अपने पास, उसको कहा जाता है उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। थर्ड में अपने पढ़ेंगे उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। अभी आपने बात की थी कि आप बलपूर्वक अंदर कितनी ग्रहण कर सकते हो वायु, फेफड़ों में कितनी खींच सकते हो जोर लगाकर। इसमें क्या वर्ड आया है? उच्च श्वसन, और उच्च श्वसन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बलपूर्वक उच्च श्वसित वायु का आयतन, यानी कि आप जोर लगाकर बाहर जब सांस छोड़ोगे, पूरा जोर लगाकर आप बाहर की ओर जब सांस छोड़ते हो, तो उसमें आप कितनी वायु अपने फेफड़ों में से, पहले वाले 5 सामान्य स्थिति में तो 500 ml निकाल रहे थे, उसके अलावा आप जोर लगाकर अपने फेफड़ों में से कितनी वायु जो है वो बाहर निकाल सकते हो, वो वायु का आयतन जो है वो क्या कहलाता है? उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। इसको कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको शॉर्ट में आप लिख लेना ERV। ठीक है, तो इसका मान जो है बलपूर्वक उच्च श्वसित वायु का आयतन जो होता है, इसका मान होता है 1000 से लेकर 1100 ml, यानी एक व्यक्ति बलपूर्वक फेफड़ों में से वायु जो है वो कितनी बाहर निकाल सकता है? 1000 से लेकर 1100 ml वायु जो है वो बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब बात करें चौथे टाइप का जो आयतन अपना, फोर्थ टाइप का, वो है अवशिष्ट आयतन। इसको कहा जाता है अवशिष्ट आयतन, इंग्लिश में इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसको कहते हैं RV। अब अपने 3 तरह की बात कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें अपने सबसे पहले देखा कि सामान्य संवातन के दौरान कितनी ग्रहण करते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं। सेकंड में अपने देखा बलपूर्वक अंदर कितनी ग्रहण कर सकते हैं। थर्ड में अपने देखा बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते हैं। अब फोर्थ है अपने पास अवशिष्ट आयतन। इसमें क्या होगा कि अगर आप बलपूर्वक उच्च श्वसन कर रहे हो, मतलब जोर लगाकर आप अपने फेफड़ों में से वायु को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी जो वायु की मात्रा या वायु का जो आयतन आपके फेफड़ों में शेष रह जाता है, यानी जिसको आप बलपूर्वक भी बाहर नहीं निकाल सकते, उस वायु के आयतन को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। या आप अदर दूसरे वर्ड में इसको ये कह सकते हो कि वायु की वह मात्रा जो हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी, चाहे आप बलपूर्वक वायु को बाहर निकाल रहे हो, वो आयतन क्या कहलाता है? अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो इसको डिफाइन आप ऐसे कर सकते हो, बलपूर्वक उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो वायु का आयतन होता है, इसको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और आरवी का जो मान है, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है, वो होती है 1100 से लेकर 1200 ml, यानी इतनी वायु हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी, चाहे आप जोर लगाकर वायु को भी बाहर निकाल रहे हो तब भी। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला टॉपिक आज का, श्वसन संबंधी आयतन, जिसमें अपने 4 तरह के वॉल्यूम पढ़े। सबसे पहले टीवी टाइडल वॉल्यूम, सेकंड नंबर पर अपने पढ़ा IRV इंस्पिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम, और थर्ड नंबर पर अपने पढ़ा ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ नंबर पर अपने पढ़ा RV यानी कि रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है श्वसन संबंधी क्षमताएं, उसमें 5 तरह की अपने को कैपेसिटी पढ़नी है, क्षमताएं पढ़नी है, और वो पांचों तरह की जो क्षमताएं हैं वो इसी टॉपिक पर रिलेटेड है, यानी कि आपको इन चारों की वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 500 ml। IRV की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 2500 से लेकर 3000 ml। ERV की वैल्यू कितनी बताई थी, 1000 से 1100 ml। RV की वैल्यू कितनी होती है, 1100 से लेकर 1200 ml तक। ठीक है, अब अपने शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, श्वसन संबंधी क्षमताएं। श्वसन संबंधी क्षमताएं जो टॉपिक है वो कंप्लीटली, जैसे मैंने आपको बताया, अपना जो पिछला टॉपिक था जिसमें अपने श्वसन संबंधी कुछ वॉल्यूम पढ़े थे उस पर डिपेंड है। श्वसन संबंधी क्षमताएं, रेस्पिरेशन रिलेटेड कैपेसिटीज। देखो, क्योंकि मैंने बताया कि वो पिछले वाले टॉपिक पर रिलेटेड है, तो वो जो वैल्यू थी वहाँ पर आपको बार बार यहाँ दिक्कत ना आए तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 500 ml थी। उसके बाद IRV की वैल्यू कितनी लिखी थी अपने, 2500 से लेकर 3000 ml। थर्ड नंबर पर ERV की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 1000 से लेकर 1100 ml तक। और लास्ट में RV की वैल्यू कितनी थी, 1100 से लेकर 1200 ml। ठीक है, तो अब अपने शुरू करते हैं श्वसन संबंधी क्षमताएं, जिसमें अपने पहली जो क्षमता है वो है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता, निश्वसन को इंस्पिरेटरी या इंस्पिरेशन बोलते हैं, और क्षमता का मतलब कैपेसिटी, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब निश्वसन क्षमता, निश्वसन का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना, और वायु को अंदर आप कितनी ग्रहण कर सकते हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आप सामान्य सांस के दौरान कितनी वायु अंदर ग्रहण करते हो, 500 ml, और बलपूर्वक और कितनी कर सकते हो, 2500 से लेकर 3000 ml। तो इन दोनों का जो टोटल होगा, यानी कि सामान्य स्वातन के दौरान आप 500 ml कर रहे हो, और ऊपर से जोर और अधिक बलपूर्वक आप कितनी कर सकते हो, 2500 से लेकर 3000 ml। तो इस दोनों का टोटल जो है वो आपकी कहलाता है निश्वसन क्षमता। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, वायु की फेफड़ों में भरी जाने वाली अधिकतम मात्रा। भरी से ज़्यादा वर्ड आप यहाँ ग्रहण की जाने वाली लिख सकते हो, कि बाहर से जो ग्रहण की जाती है, वायु की फेफड़ों में ग्रहण की जाने वाली जो मात्रा, अधिकतम मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, निश्वसन क्षमता। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप, सामान्य स्वातन के दौरान आप कितनी वायु ग्रहण करते हो बाहर से, 500 ml। बलपूर्वक कितनी कर सकते हो, 2500 से लेकर 3000 ml, जिसको आप क्या बोलते हो, IRV। तो इन दोनों का टोटल लिख दो, यहाँ 500। IRV में आप मैक्सिमम वैल्यू लोगे, सभी की अपने जब ये टोटल करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वही लेंगे। तो 500 प्लस 3000, तो ये हो जाएगा 3500 ml, यानी IC का मान जो है वो कितना होता है, 3500 ml होता है। ठीक है, तो ये पहली क्षमता है अपनी निश्वसन क्षमता। बाहर से मैक्सिमम अधिकतम मात्रा वायु की जो फेफड़ों में ग्रहण की जाती है वो कितनी होती है, 3500 ml होती है। ठीक है, अब अगर बात करें अपने सेकंड की, दूसरे वाली क्षमता की, तो उसको कहा जाता है उच्च श्वसन क्षमता, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अगर आपने पहला अच्छे तरीके से समझ लिया है, उच्च श्वसन क्षमता, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वहाँ आप मैक्सिमम कितनी अंदर ग्रहण कर सकते थे, यहाँ आप अपने फेफड़ों में से मैक्सिमम कितनी बाहर निकाल सकते हो, उस मात्रा को कहा जाता है उच्च श्वसन क्षमता। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकने वाली वायु की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, उच्च श्वसन क्षमता
या इसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो आप देखिए सामान्य श्वसन के दौरान आप कितनी वायु बाहर निकाल सकते हो, 500 ml टाइडल वॉल्यूम जो था अपना, और बलपूर्वक आप कितनी निकाल सकते हो, 1000 से 1100। अपने से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो टीवी प्लस ERV, और ERV में आप कितना लोगे 1100 ml, और टोटल कर दो इसका कितना हो गया 1600 ml। तो ये किसका मान आ गया आपके पास, EC का। तो बलपूर्वक और सामान्य श्वसन दोनों का जब आप टोटल करोगे बाहर निकाले जाने वाली का, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, EC की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी होती है 1600 ml होती है। तो दो तरह की क्षमताएं हुई अपनी, सबसे पहले IC अंदर मैक्सिमम कितनी ग्रहण करते हैं बाहर से, और सेकंड नंबर पर EC फेफड़ों से अधिकतम कितनी आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो अपनी क्षमता आती है वो है FRC, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, या इसको हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, FRC फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है, अगर अपने सामान्य श्वसन कर रहे हैं यानी कि सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तब उस कंडीशन में अपने फेफड़े जो है वो काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो फेफड़ों में जो वायु की क्षमता है उस टाइम हमारे फेफड़ों में जितनी वायु भरी रहती है वो होती है फेफड़ों की कौन सी क्षमता, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या FRC। यानी कि सामान्य श्वसन के दौरान फेफड़ों में उपस्थित वायु की मात्रा जो है, फेफड़ों कितनी वायु की क्षमता अपने अंदर रख सकते हैं फेफड़े, वो फेफड़ों की जो क्षमता है वो कहलाती है कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। अब एक बात सोचिए आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सामान्य श्वसन जब कर रहे हो तो 500 ml अंदर ले रहे हो वायु को, और 500 ml जो है वो क्या कर रहे हो, शरीर से बाहर निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में इसका जब आप मान निकालोगे तो कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। देखिए मैंने आपको बताया कि आप कितना भी बलपूर्वक बाहर वायु निकाल दो, ये वैल्यू जो है वो हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी। तो एक तो इसमें क्या लोगे आप, वैल्यू निकालने के लिए RV का मान लोगे। सेकेंड नंबर, अब ये ERV क्या था, ये कौन सा आयतन था वायु का जिसको आपने बलपूर्वक बाहर निकाला था। मैंने क्या कहा, सामान्य श्वसन के दौरान, यानी कि आप बलपूर्वक बाहर नहीं निकाल रहे, अगर आप इसको बलपूर्वक बाहर नहीं निकालोगे तो ये वायु भी क्या रहेगी, आपके फेफड़ों के अंदर ही रहेगी। तो ये दोनों मानों का अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या FRC की वैल्यू आ जाएगी। तो RV प्लस ERV, तो दोनों के मैक्सिमम मान ले लो, 1200 प्लस 1100 कितना हुआ 2300 ml, ये किसका मान है, FRC का। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिर से सुनिए, FRC क्या है, ये हमारे फेफड़ों में वायु भरी जाने वाली वो क्षमता है जब आप सामान्य श्वसन कर रहे हो, 500 ml आप अंदर ले रहे हो, 500 ml आप बाहर छोड़ रहे हो, उस कंडीशन में आपके फेफड़ों के पास कितनी वायु है, वो आयतन वो क्षमता जो है वो कहलाता है कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। अब 500 ml जब आप अंदर ले रहे हो और 500 ml छोड़ रहे हो, उस समय आप जोर लगाकर थोड़ी वायु को बाहर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये ERV जो है, जो आप जोर लगाकर फेफड़ों से बाहर निकालते हो, ये आपके उस समय फेफड़ों के अंदर रहेगी, और इसको तो आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या FRC कहलाता है, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपने आगे फोर्थ टाइप की जो क्षमता है वो अपने पास है वाइटल कैपेसिटी, या इसको कहा जाता है जैव क्षमता, फेफड़ों की जैव क्षमता, या इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है VC। वाइटल कैपेसिटी जो होती है, इसको जब अपने डिफाइन करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी उसको कहा जाता है कि हम अपने फेफड़ों के अंदर अधिकतम भरी जाने वाली वायु और फेफड़ों से अधिकतम बाहर निकाली जाने वाली वायु का जो टोटल है, फिर से सुनिए, फेफड़ों के अंदर अधिकतम भरी जाने वाली वायु और फेफड़ों से अधिकतम बाहर निकाली जाने वाली वायु का जो आयतन है वो कहलाता है हमारी कौन सी क्षमता, फेफड़ों की जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। यहां मैं लिख देता हूं पहले, वायु की अधिकतम फेफड़ों से बाहर निकालने वाली मात्रा और
अंदर ग्रहण करने की जो क्षमता थी उसकी, निकालने की मात्रा की जगह आप क्षमता वर्ड यूज करना, क्षमता प्लस अंदर ग्रहण करने की क्षमता। तो इसमें 3 टोटल आएंगे आपके पास। सामान्य स्वातन के दौरान आप कितनी अंदर ले रहे थे और बाहर छोड़ रहे थे, 500 ml। तो इसका मतलब ये हुआ टाइडल वॉल्यूम, प्लस अधिकतम आप बलपूर्वक कितनी ग्रहण कर सकते थे, तो वो IRV, और प्लस अधिकतम आप बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते थे, तो उसका मान कितना था आपके पास ERV। तो इन तीनों के मैक्सिमम जो मान है उनको आप टोटल कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। टीवी का मान कितना है 500 ml, IRV का मैक्सिमम लोगे तो 3000 ml, और ERV का मैक्सिमम लोगे तो कितना है 1100 ml, और टोटल कितना हो गया 4600 ml। ये आपके पास किसका मान आ गया, वाइटल कैपेसिटी का मान आ गया, जो जैविक क्षमता या जैव क्षमता कहा जाता है हमारे फेफड़ों की। ठीक है, तो ये 4 तरह के हो चुके हैं इससे पहले। सबसे पहले अपने IC, EC, FRC, और चौथे नंबर पर VC। VC एक बार फिर से सुन लीजिए, वायु की वो अधिकतम मात्रा या क्षमता जो फेफड़ों के द्वारा ग्रहण की जाती है और प्लस में फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है जैव क्षमता, जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV को आपने टोटल करना है। 5वें प्रकार की जो लास्ट बची है उसको भी यहीं पर डिस्कस कर देते हैं अपने। 5th टाइप की जो है उसको कहा जाता है TLC। TLC का मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कुल फुफ्फुसीय क्षमता। कुल फुफ्फुसीय क्षमता का मतलब है कि चारों तरह के जो वॉल्यूम है उनको आपको यहाँ पर क्या कर देना है, टोटल कर देना है। अब चारों तरह के वॉल्यूम कौन कौन से थे आपके पास, टीवी था, IRV था, ERV था और RV था, जिसमें से आप 3 को तो यहाँ टोटल कर ही चुके हो, टीवी, IRV और ERV। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, VC। तो TLC का जब आप मान निकालोगे तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, इसका मान निकालने के लिए VC प्लस कौन सा बचा है आपके पास, ये हो गया, VC में ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपके पास कौन सा बचा RV। तो VC प्लस RV मतलब 4600 प्लस 1200। तो हमारे फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है वो कितनी होती है, 5800 ml होती है। ठीक है, तो ये अपना 2 टॉपिक जो थे वो कंप्लीट होते हैं, श्वसन संबंधी आयतन और श्वसन संबंधी क्षमताएं। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, कृत्रिम श्वसन। देखो बच्चों, कृत्रिम श्वसन क्या होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। कभी कोई दुर्घटना के कारण, दुर्घटना में जैसे मान लो किसी का कोई पानी में डूब गया या करंट लग गया किसी को, या किसी भी और कारण से व्यक्ति का सांस रुक जाता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो तो चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति जो है वो श्वसन प्रक्रिया उसमें कुछ देर के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को अपने आर्टिफिशियल तरीके से श्वसन करवा के, आर्टिफिशियल तरीके से उसको सांस दे के उसकी जान को अपने बचा सकते हैं। तो ये वैसे भी सोशलिज्म के लिए भी आपके लिए ये जानना जरूरी है। अगर आपको कभी भी भगवान ना करे ऐसी कंडीशन में आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आप उसकी जान जो है वो बचा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, आपको ये 4 स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को बिल्कुल सीधा इस प्रकार लिटा लेना है। ठीक है, उसके बाद उसका जो ये माथा है, एक हाथ आपको इसको उसके माथे पर रखना है और एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे। तो जैसे ही आप एक हाथ गर्दन के नीचे रखते हो तो गर्दन को तो आपको थोड़ा ऊपर उठाना है, जबकि उसके माथे वाला जो भाग है उसको नीचे दबाना है, यानी उसका सिर पीछे की ओर झुक जाए। इससे क्या होगा कि उसका ये वाला जो पार्ट है ये इसमें स्ट्रेच होगा, ये खिंचेगा, और इसके खिंचने के कारण अगर उसकी जीवा जो है, जीभ अगर पिछले भाग से जुड़ी हुई है तो वो हट जाएगी वहां से, और हटने के कारण उसका जो श्वसन मार्ग है वो खुल जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद अगले में आप क्या करोगे, उसके नाक को आपको बिल्कुल बंद करना है, यानी कि वो सांस अंदर ना जाए बिल्कुल भी उसको बिल्कुल आपको नाक को बंद करके अब उसके मुख से मुख लगाकर, खासकर ये कि मुख और मुख दोनों के बीच में बिल्कुल भी वायु के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए, वायु रहित होना चाहिए। तो आपको पूरे जोर से उसके अंदर 1 मिनट में 10 से 12 बार जितनी आप एयर उसके मुंह में डाल सकते हो, यानी कि जो आप उसके मुख में के अंदर फूंक मारकर जितनी एयर डाल सकते हो, आपको पूरे जोर से इस प्रकार 1 मिनट में 10 से 12 बार ये प्रक्रिया को दोहराना है। उसके बाद 10 से 12 बार करके फिर आपको उसका नाक छोड़ना है
और उसको वापस से देखना है कि उसमें उच्च श्वसन यानी कि उसके ने वापस अपनी सांस जो है वो छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। ये आपको तब तक करना है जब तक उसकी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो चालू ना हो जाए। इस विधि को मुख से मुख विधि भी कहा जाता है और ये कृत्रिम श्वसन की सबसे कारगर विधि होती है। ठीक है, फिर से सुनिए। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पहले नंबर पर व्यक्ति को सीधा लिटाया गया, उसके माथे पर इस प्रकार हाथ रखकर यानी पीछे की ओर रखा गया माथे को और गर्दन को थोड़ा ऊपर, जिससे इसमें ये स्ट्रेच आएगा, जिससे उसका श्वसन मार्ग खुलने में आसानी होगी। फिर उसके बाद क्या किया आपने, नाक को बंद किया और नाक को बंद करके उसके मुंह में क्या मारनी है, जोर से आपको ज्वारीय आयतन जितना अपना होता है 500 ml अपने जो फूंकते हैं उससे ज़्यादा जोर से आपको फूंक मारनी है उसके अंदर। और ये प्रक्रिया आपको 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी है। और उसके बाद 1 मिनट बाद आपको चेक करना है कि वो व्यक्ति सांस को वापस छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी दुर्घटना में आए हुए व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, व्यक्ति की जान जो है वो आप बचा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का पहला टॉपिक, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसकी जो डिटेल है, जैसे बातें बताई, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको नोट्स मिलते हैं रोजाना, उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी। अब आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है श्वसन संबंधी रोग। इसके अंदर अपने जो सिलेबस में है वो टोटल 6 डिजीज को अपने डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक एक करके उनको डिटेल में अपने देखते हैं। सबसे पहला जो रोग है श्वसन संबंधी वो है अस्थमा, या इसको दमा कहते हैं। ठीक है, अस्थमा या दमा जो है ये श्वसन संबंधी जो है ये बहुत रोग आपको अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति इस रोग के जो है वो शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस रोग के कारण की, इस रोग का कारण क्या है, इस रोग के कारण में जो परागकण होते हैं या धूल धुएं के कण या धूम्रपान, इनके कारण हमारे जो श्वसन तंत्र में श्वसनी व श्वसनिका, इनमें एलर्जी हो जाती है। ये संवेदनशीलता शो करती हैं इनके प्रति, और श्वसनी व श्वसनिका में संवेदनशील इनके प्रति होने के कारण परागकण, धूल धुएं के कण अगर ये अपने श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये प्रभावित करते हैं श्वसनी को और श्वसनिका की आंतरिक सतह को। और जैसे ये अंदर जाते हैं तो ये श्वसनी और श्वसनिका की जो आंतरिक सतह है वहाँ पर श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनसे ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा का स्त्राव होता है, यानी श्लेष्मा का स्त्राव जो है वो बढ़ जाता है। और श्लेष्मा का स्त्राव ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई अनुभव होती है। सेकंड थिंग, इस श्लेष्मा के कारण जब व्यक्ति उच्च श्वसन करता है यानी सांस को छोड़ता है तो ऐसे आवाज़ आती है जैसे सीटी बजती हो। सीटी बजने की आवाज़ कब आएगी? उच्च श्वसन के समय। 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि श्वसन से संबंधित कौन से रोग में उच्च श्वसन के समय सीटी बजने की आवाज़ आती है, तो वो कौन सा रोग है? अस्थमा या दमा। तो इसका कारण क्या है? तो ये याद रखना, परागकण, धूल धुएं के कण, धूम्रपान, अगर इनके कारण श्वसनी और श्वसनिका जो है वो संवेदनशीलता शो करती हैं, उनमें एलर्जी हो सकती है, जिनसे उनकी आंतरिक सतह में पाई जाने वाली श्लेष्मा कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा का स्राव करेगी और उच्च श्वसन के समय इस रोग में सीटी के बजने की आवाज़ आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी आती है, खांसी व सांस लेने में कठिनाई अनुभव करता है व्यक्ति। अब बात करें अगर इसके उपचार की, अस्थमा या दमा, तो एक तो इसका उपचार डॉक्टर जो अगर आप उसके पास जाओगे तो एंटीबायोटिक औषधियाँ मिलेंगी आपको देखने को देगा, वो एंटीबायोटिक औषधियाँ दी जाती है इसके उपचार में। और सेकंड नंबर पर इसके लिए ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर औषधियों का उपयोग किया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर आपने कभी कभी देखा होगा, छोटा सा उपकरण होता है जिसके अंदर दवाइयों का मिश्रण डाला जाता है और व्यक्ति उसको ऐसे जोर करके खींचता है तो उससे उसको सांस लेने में जो है वो कठिनाई आ रही थी वो उसकी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। उसको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ये आपको इधर डायग्राम में भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं दूसरे श्वसन संबंधी रोग की। सेकंड नंबर डिजीज जो है अपने पास वो है श्वसनी शोथ
या इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले अगर बात करें इस रोग के कारणों की, तो श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस रोग के जो मेन कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण है धूम्रपान, यानी जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट आदि का यूज करते हैं उनमें ये रोग हो सकता है। ठीक है। सेकंड, अगर कोई प्रदूषण युक्त वातावरण में लंबे समय तक रहता है, प्रदूषक जगहों पर रहता है, यानी जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उन व्यक्तियों में ये रोग हो सकता है। ठीक है। अगली बात, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ब्रोंकाइटिस, तो ये रोग जो है वो ब्रोंकस से रिलेटेड है, यानी कि श्वसनी से रिलेटेड है। इस रोग में क्या होगा, इस रोग में श्वसनी की आंतरिक सतह में जो श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वसनी की आंतरिक सतह में पाई जाने वाली श्लेष्मा कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में स्त्राव करने लगती हैं। श्लेष्मा का स्त्राव बढ़ जाता है उनमें, और इस श्लेष्मा के स्त्राव में बढ़ने के कारण जब ये श्वसनियों में ज़्यादा मात्रा में बाहर स्त्रावित होगा तो वहाँ से एक तो खांसी आने लगती है व्यक्ति को। इस रोग में श्वसनी शोथ में सांस लेने में कठिनाई होने लगती है श्लेष्मा के कारण, और खांसी के साथ साथ व्यक्ति को बलगम कफ वाला थूक आता है, यानी कि हरे पीले रंग का। ये श्लेष्मा जो है वो हरे पीले रंग के थूक के साथ बाहर आता है, जिसको अपने कफ कहते हैं, हरे पीले रंग का थूक, जिसको कफ कहा जाता है। ठीक है। तो ये इसमें देखना है अपने को श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस के अंदर। सबसे पहले कारण धूम्रपान या प्रदूषण वाली जगह जो है उसके कारण हो सकता है। इसमें श्वसनी की जो आंतरिक सतह है वहाँ पर पाई जाने वाली जो म्यूकस सेल्स हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं हैं, वो ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा म्यूकस का स्राव करती हैं, और उस म्यूकस के कारण व्यक्ति को खांसी आने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और सेकंड थिंग, जो थूक आता है वो हरे पीले रंग का, उसमें कफ बाहर आता है इस रोग में। बचाव में जो इसका कारण है अगर उसको आप हटा दोगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, और जो प्रदूषक जगह हैं, ज़्यादा प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ रहने से बचना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं अपनी जो तीसरी डिजीज है श्वसन संबंधी रोग, वातस्फीति या एम्फाइसीमा। तीसरा जो रोग है वो है वातस्फीति, या इसको कहा जाता है एम्फाइसीमा। अच्छा, पीछे वाला जो रोग अभी अपने किया था ब्रोंकाइटिस, उसका उपचार में उसमें आप ये लिख सकते हो कि धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, और प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति को नहीं ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। बस ये उसका उपचार है। ठीक है। तो वातस्फीति या एम्फाइसीमा या वातस्फीति क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करें इसके कारण की, तो इसका जो कारण है वो है अत्यधिक धूम्रपान करना। अत्यधिक धूम्रपान, और अत्यधिक धूम्रपान होने से हमारे फेफड़ों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां हैं, जिनको कहा जाता है कुपिका, एक फेफड़े में इनकी संख्या बहुत सारी होती है। इन कुपिकाओं की जो बीच में भित्ति होती है, यानी दो कुपिकाओं की जो भित्तियां हैं, इनकी भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। यानी कुपिकाओं की भित्तियां नष्ट हो जाने के कारण जो वायुस्थल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मान लो ये एक कुपिका है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, अगर इनके बीच की ये भित्तियां नष्ट हो जाएंगी तो एयर जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा, और वायुस्थल बड़े हो जाएंगे तो फिर गैसों का एक्सचेंज होने के लिए, गैसों का विनिमय होने के लिए जो क्षेत्रफल था, सतह क्षेत्रफल था, वो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ये सभी जगह से जो है वो गैसों का एक्सचेंज होना था, अब ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, पूरा का पूरा खुल चुका है, बड़े हो चुके हैं ये क्षेत्र, तो गैसों का विनिमय क्षेत्र जो है, गैसों का एक्सचेंज होने वाला जो सरफेस थी, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इस रोग में फेफड़ों में से, यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि जब गैसों का आप अपने बाहर से तो ग्रहण कर रहे हैं और आगे वो जो है वो गैसों का एक्सचेंज हो नहीं रहा, और जो रक्त हमारा CO2 के लेके आ रहा है, वो CO2 भी ज़्यादातर किसके पास रहेगी, फेफड़ों के पास जमा होने लगती है, जिससे फेफड़ों के अंदर वायु की मात्रा जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और एम्फाइसीमा का शाब्दिक अर्थ भी ये है, फेफड़ों में वायु की अधिक मात्रा।
इसका अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तो ये है वातस्फीति या एम्फाइसीमा, जिसका कारण है अत्यधिक धूम्रपान। जो बातें आपको याद रखनी है, इस रोग में होता क्या है, कुपिकाओं की जो भित्तियां हैं वो नष्ट होने से वायुस्थल जो है वो बड़े हो जाते हैं, जिससे गैस विनिमय के लिए जो सरफेस होती है, जो सतही उसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में वायु की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अधिक हो जाएगी तो वो बाहर नहीं निकल पाती उतनी मात्रा में जो CO2 है। तो इसका मतलब ये किससे संबंधित है, ये उच्च श्वसन यानी कि गैसेस को जब अपने बाहर निकालते हैं तो उससे संबंधित ये बीमारी है, जिसको कहा जाता है वातस्फीति या अपने क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है, तो इसके उपचार में आपको पता है जब कारण क्या है, अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करना, तो व्यक्ति को धूम्रपान जो है वो करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब अपने बात करें फोर्थ डिजीज, जो आप कॉमनली अपने घरों में आपने बहुत नाम सुना होगा, जिसको निमोनिया बोलते हैं। तो अगली जो डिजीज है अपनी फोर्थ नंबर, वो है निमोनिया। ठीक है, उसको अपने डिस्कस करते हैं। न्यूमोनिया चौथी डिजीज जो है अपनी। अब न्यूमोनिया क्या होता है, इसका सबसे पहले बात करें तो इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो एक जीवाणु है, और एक नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका कारण जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये एक जीवाणु है, ये इसके संक्रमण के कारण ये डिजीज जो होती है न्यूमोनिया, और ये ज़्यादातर ये रोग जो है वो बच्चों में और बड़े वृद्धों में यानी बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जीवाणु क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये इन्फेक्शन करता है हमारे लंग्स में, फेफड़ों में, और इसके कारण फेफड़ों में पाई जाने वाली संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है कुपिकाएं, उन कुपिकाओं में स्वेलिंग आ जाती है, कुपिकाओं में सूजन आ जाती है। जब कुपिकाओं में सूजन आएगी तो साथ ही साथ फेफड़ों में भी क्या आएगी, सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी इस रोग के अंदर। सेकंड थिंग, इन कुपिकाओं के अंदर मृत WBC युक्त तरल भर जाता है, मृत WBC युक्त तरल भरने लगता है। ठीक है, और इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आती है और हल्का बुखार वगैरह भी होता है। तो उस रोग को कहा जाता है न्यूमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कारण पता होना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये एक बैक्टीरियल कोस्ट डिजीज है। इसके कारण कुपिकाओं में सूजन आ जाती है इसके इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण उनमें मृत WBC युक्त तरल भरने लगता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर ये रोग जो है वो बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों में देखने को मिलता है। और इस रोग का उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार में एक तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा, प्रतिजैविक औषधियाँ देता है, और साथ ही साथ ब्रोंकोडाइलेटर, ताकि सांस लेने में आसानी हो, उसका यूज करने को कहता है। और ब्रोंकोडाइलेटर आपको बताया ही है, पीछे अपन डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करें अगली जो डिजीज है अपनी, कॉमन सी डिजीज रह गई दो, बिल्कुल सिंपल बातें, उसके बारे में नाम से ही पता लग जाएगा आपको। अगली जो डिजीज है, बीमारी तो ये बहुत ही घातक है। 5 नंबर बातें कॉमन हैं जो याद रखनी है। फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर आप जानते हो कि इसमें जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से विभाजन करने लगती हैं। तो इस रोग में फेफड़ों के अंदर जो श्वसनी या जो श्वसनिकाएं होती हैं, इनकी उपकला, जो आंतरिक सतह है, इनकी उपकला जो होती है, उसकी कोशिकाओं में अनियमित विभाजन होने के कारण क्या रोग हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और इनमें अनियमित विभाजन को, यानी कि श्वसनी और श्वसनिकाओं की जो उपकला कोशिकाएं हैं, उनमें अनियमित विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है धूम्रपान। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं, उस धुएं में कुछ ऐसे रसायन हमारे फेफड़ों में जाते हैं जो इन श्वसनी और श्वसनिकाओं की आंतरिक सतह जो है, उनकी उपकला जो है, उसकी कोशिकाओं को अनियमित रूप से विभाजित करने के लिए स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो कभी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जो धूम्रपान करते हैं उनके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए, पास नहीं बैठना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि धूम्रपान के आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर पर अपना लास्ट जो डिजीज है इसके अंदर श्वसन संबंधी रोग में, वो अपने पास है
सिलिकोसिस और दूसरी है एस्बेस्टोसिस। ये दोनों ही रोग जो हैं ये असाध्य रोग हैं। सिलिकोसिस रोग उन व्यक्तियों में होता है जो सिलिका की खानों में काम करते हैं, और एस्बेस्टोसिस उनमें होता है जो एस्बेस्टोस की खानों में काम करते हैं। इन व्यक्तियों में जब लगातार ये ज़्यादा समय तक इनमें काम करते हैं तो इनके कण जो है उनके फेफड़ों के अंदर क्या करे जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र में जो कणों को अंदर जाने से रोकने वाला काम है, जैसे रोम हुए, श्लेष्मा कुछ मात्रा में ये काम करती है, तो वो इनको अंदर जाने से रोक नहीं पाती। ठीक है, तो ये कण सिलिका के या एस्बेस्टोस के जब फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो इन कणों के कारण फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। उनका जो अग्रभाग है उनमें रेशे में ऊतकों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसका अगर समय पर अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके बाद तो ये प्रॉब्लम है, इसके इलाज में इलाज संभव नहीं है इसका। लेकिन उससे पहले व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भी ये माइंस में काम करते हैं ये व्यक्ति, उनके लिए खास प्रबंध करने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने 6 डिजीज थी श्वसन संबंधी रोग जो अपने अभी डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले अपने अस्थमा। मेन इसमें आपसे कोई भी एक बीमारी के लक्षण पूछे जा सकते हैं, या 1 नंबर में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में बताया, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पर अपने अस्थमा के बाद सेकंड नंबर जो डिजीज पड़ी वो ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ। थर्ड नंबर पर वातस्फीति या एम्फाइसीमा पड़ा आपने। फोर्थ नंबर पर न्यूमोनिया, और फिफ्थ नंबर पर फेफड़ों का कैंसर, और 6 नंबर पर अपने डिस्कस किया सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ठीक है, तो ये 6 डिजीज आपको इस चैप्टर में ये याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स के वहाँ डाल दिए हैं नोट्स, इसके भी आपको आज शाम तक या कल तक इसके नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक भी कुछ बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नोट्स प्राप्त करने के लिए। सेकंड थिंग, अगर आपको वहां से नहीं ज्वाइन होता तो आप टेलीग्राम पर जो सर्च का ऊपर साइन होता है वहां पर आप बायोलॉजी बाय रसपिंदर ब्राड लिखोगे तो अपना जो चैनल का लोगो है वो लगा हुआ आ जाएगा, बायोलॉजी बाय रसपिंदर ब्राड। उसको आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए